Hi guys, I am Mukesh Gupta. Welcome to my YouTube channel. हाय दोस्तों, आज हम लोग मैथ में संबंध एवं फलन शुरू करने वाले हैं जो क्लास 12 से है। तो फिर मैं जो कंसेप्ट देने वाला हूँ इस चैप्टर का, मुझे पूरा यकीन है इस तरह का कंसेप्ट आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला है। तो फ्रेंड, आप इस वीडियो को कम से कम 5 मिनट तक देखें ताकि आपको यकीन हो जाए कि मैं कैसा कंसेप्ट देने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर में भूमिका अर्थात इंट्रोडक्शन के बारे में समझ लेते हैं। तो फ्रेंड, ये जो संबंध है जिसमें हम सबसे पहले आज संबंध शुरू कर देंगे। ठीक है, ये जो संबंध है, ठीक है, इस संबंध शब्द का कंसेप्ट अंग्रेजी भाषा से लिया गया है जिसे हम लोग रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा फ्रेंड, जो संबंध शब्द होता है वो अंग्रेजी भाषा के रिलेशन शब्द से लिया गया है। ठीक है, और ये संबंध क्या है अब इसको समझ लेते हैं। देखिए, संबंध एक ऐसा शब्द होता है जो दो वस्तुओं को जोड़ता है। संबंध एक ऐसा शब्द होता है जो दो वस्तुओं को जोड़ता है। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे कि ए बी का भाई है, थोड़े समय के लिए मान लेते हैं ए बी का भाई है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। तो ए और बी जिस शब्द से जुड़ा होगा उस शब्द को हम लोग क्या बोलेंगे? संबंध बोलेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए ए और बी किस शब्द से जुड़ा है? तो भाई शब्द से जुड़ा है। तो भाई क्या हो गया? संबंध। यहाँ पे ऐसे आ जाए ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है। तो देखिए ए बी से बड़ा है, तो यहाँ पर दोनों ये ए और बी किस शब्द से जुड़े हैं? 12। तो यहाँ पर 12 भी क्या हो गया? एक संबंध हो गया। 12 भी क्या हो गया? एक संबंध। हम लोग गणित के भाषा में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक और शब्द आ सकता है, ए बी से छोटा है, ए बी से क्या है? छोटा है। तो यानी आप देख सकते हैं ए और बी किस शब्द से जुड़े हैं? छोटा। तो यहाँ पर ये छोटा जो होगा वो क्या होगा? संबंध होगा। तो फ्रेंड, अब हम लोग ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो फ्रेंड, इस चैप्टर में हम लोग संबंध एवं फलन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें फलनों के संयोजन के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें व्युत्क्रमणीय फलन के बारे में जानेंगे। और उसके बाद हम लोग इसमें द्विआधारी संक्रिया के बारे में जानेंगे, द्विआधारी संक्रिया के बारे में समझेंगे। तो इस चैप्टर में इतना ही हमें पढ़ना है। तो फ्रेंड, अब हम लोग समझ लेते हैं उप समुच्च के बारे में, सबसेट के बारे में, जो क्लास 11 में आपको पढ़ना था, लेकिन हमें बेसिक कंसेप्ट के लिए क्लास 12 में भी पढ़ना पड़ेगा कि उप समुच्च है क्या। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 2 समुच्च दे रहा हूँ। एक समुच्च है 1 2 3, एक दूसरा समुच्च है, एक दूसरा समुच्च है बी। 1 2 3 4 5 6 7। तो आप देख सकते हैं ए का प्रत्येक एलिमेंट किस में शामिल है? बी में शामिल है। ए का जितना भी एलिमेंट है वो किस में शामिल है? बी में। तो हम बोलेंगे ए उप समुच्चय है बी का। ठीक है, ए उप समुच्चय है बी का, यानी ए सबसेट बी पढ़ेंगे। इसे क्या पढ़ेंगे? ए सबसेट बी। तो ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड, अब हम लोग समुच्चयों का कार्तीय गुणन के बारे में समझ लेते हैं, ये क्या होता है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं ए और बी 2 समुच्चय है, ए और बी 2 समुच्चय है। तो ए क्रॉस बी को समुच्चय ए और बी का क्या बोलते हैं? कार्तीय गुणन कहते हैं। क्या बोलते हैं? कार्तीय गुणन। चलिए अब हम लोग ये जानेंगे कि ए क्रॉस बी निकालते कैसे हैं। जैसे आप समझ लीजिए, यहाँ पर एक समुच्चय है ए जिसका अवयव है 1 2 3, और एक समुच्चय बी है जिसमें अवयव दिया है 3 और 4। ठीक है, तो हम लोग इसका कार्तीय गुणन निकालेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे।
तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर ए का मान पहले पुट कर देते हैं 1 2 3 क्रॉस, उसके बाद बी का मान पुट कर देते हैं 3 4, ठीक है। तो देखिए ए एक युग्म बनाएगा 3 से, तो 1,3 हो जाएगा। फिर एक युग्म बनाएगा 4 से, तो 1,4 हो जाएगा। फिर 2 युग्म बनाएगा 3 से, तो 2,3 हो जाएगा। और फिर 2 युग्म बनाएगा 4 से, तो यहाँ पर होगा 2,4। उसके बाद 3 युग्म बनाएगा 3 से, तो क्या होगा 3,3। उसके बाद 3 फिर युग्म बनाएगा 4 से, तो क्या लिखेंगे 3,4। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकाल लिए, ए क्रॉस बी। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ए क्रॉस बी क्या है। चलिए इसमें एक और बात हमें समझना है। यहाँ पर जो ये युग्म होता है, प्रत्येक युग्म आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी युग्म होता है, यह युग्म क्या होता है, कर्मित। क्या होता है, कर्मित युग्म होता है। तो कर्मित का अर्थ क्या होता है, यानी कि जो भी युग्म होता है वो क्रम के आधार पर होता है। ये किसके आधार पर होता है, क्रम के आधार पर। यानी कि इनका स्थान, इनका क्रम बदल दे तो युग्म भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। यानी कहने का मतलब जैसे कि 1,3 है, यहाँ पर 1,3 है, अगर इनका स्थान बदल दे, यानी 3 को पहले और 1 के बाद में लिखें तो ये बराबर नहीं होगा। यानी कि ये कर्मित होता है, इनका क्रम पर ध्यान रख कर हमें लिखना होता है। यानी क्रम मैंने स्थान, इनका स्थान बदल दिया जाए तो ये क्या हो जाता है, इनका मान भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। इनका वैल्यू भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। यानी 1,3 3,1 के बराबर नहीं होगा। जैसे ऐसे समझ सकते हैं, जूता कोमा मोजा, ठीक है। अगर हम लोग मोजा और फिर क्या लिखते हैं, जूता, ठीक है, इसे समझ लीजिए। जैसे हम लोग पहले तो मोजा पहनते हैं उसके बाद जूता, अगर ऐसा हो जाए कि पहले जूता पहने उसके बाद मोजा, क्या ये सही होगा? याद रखिएगा, मोजा जूता ये कर्मित होता है, पहले हमें मोजा ही पहनना होता है उसके बाद जूता पहनना होता है। अगर हम लोग ऐसा कर दे, पहले जूता पहने उसके बाद मोजा, तो यहाँ पर ये क्रम बदलने से ये क्या होता है, इनका वैल्यू बदल जाता है, तो ये कर्मित होता है। याद रखिएगा, प्रत्येक युग्म क्या होता है, कर्मित होता है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। तो कहने का मीनिंग क्या है फ्रेंड, समुच्चय ए और बी के प्रत्येक अवयवों के बीच जो भी संबंध होगा वह संबंध ए क्रॉस बी के कर्मित युग्म में मिलेगा। तो चलिए हम लोग इसे बहुत ही मजेदार एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझ लेते हैं। तो यहाँ पर एक समुच्चय ए है जिसमें 2 अवयव ए और बी है, एक समुच्चय बी है जिसमें 2 अवयव सी और डी है, ठीक है। जहाँ ए कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों का समुच्चय है और बी उसी स्कूल का कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों का समुच्चय है। तो चलिए फिर हम लोग ए क्रॉस बी के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे ए सी के साथ युग्म बनाएगा, फिर ए डी के साथ युग्म बनाएगा, फिर बी सी के साथ युग्म बनाएगा, फिर बी डी के साथ युग्म बनाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ए क्रॉस बी निकाल चुके हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर फ्रेंड 2 मजेदार संबंध है, एक R1 संबंध है, एक R2 संबंध है। कहने का मीनिंग क्या है, ए बी तथा सी एक दूसरे के क्या है, दोस्त है। और संबंध R2 में बी सी तथा डी एक दूसरे के क्या है, भाई है, ठीक है। तो हमें यही जानना है ये दोनों संबंध R1 और R2 क्या ए क्रॉस बी के कर्मित युग्म में मिलेगा। देखते हैं मिलता है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो कह रहा है ए और बी के प्रत्येक अवयवों के बीच जो भी संबंध हो वो हमें कहाँ मिलेगा, ए क्रॉस बी के कर्मित युग्म में मिलेगा, ठीक है। तो चलिए तो हम लोग R1 निकालते हैं कि इसमें मिलेगा कि नहीं। तो R1 कह रहा है ए बी तथा सी एक दूसरे के दोस्त हैं, तो देखते हैं ए और बी इसमें मिलता है कि नहीं। तो ए बी नहीं है, तो ए और सी यानी कि ए और सी एक दूसरे के दोस्त हैं, तो एक मिल गया अवयव, एक सी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं और बी और सी भी तो एक दूसरे के दोस्त है, तो बी सी। तो अब इसके बाद इसमें कोई अवयव नहीं मिलेगा, तो ये जो R1 है क्या है जी, ए क्रॉस बी में ही शामिल है। हमें R1 मिल गया ए क्रॉस बी में, ठीक है। चलिए हम लोग R2 निकालते हैं। क्या निकालते हैं, R2। देखिए
तो बी सी तथा डी क्या है, भाई हैं। तो देखिए बी सी, यहाँ पर देखिए बी सी मिल गया, तो बी सी एक दूसरे के क्या है, भाई हैं। उसके बाद क्या है, देखिए बी डी, बी डी भी मिल गया, तो बी डी भी एक दूसरे के क्या है, भाई हैं। और उसके बाद कुछ नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं हमें दो रिलेशन लिए, हम लोग दो रिलेशन लिए, दोनों रिलेशन देखे कि ए क्रॉस बी में मिला। और भी रिलेशन आप ले सकते हैं, बहुत सारे रिलेशन ले सकते हैं, जितने भी रिलेशन होगा वो ए क्रॉस बी में ही मिलेगा। तो ये उदाहरण अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करते हैं। हम लोग संबंध के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये संबंध होता क्या है, तो आप ध्यान से देखिए, संबंध तो कभी आप भूल ही नहीं पाइएगा, ठीक है। देखिए यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्च है, रिक्त समुच्च में कोई अवयव नहीं होता है, हमें क्या लेना है, अरिक्त समुच्च लेना है, याद रखिएगा। यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्च हो तो ए क्रॉस बी का प्रत्येक उप समुच्च, यानी ए क्रॉस बी का जो भी उप समुच्च होगा एक संबंध आर होता है। समझ में आया, यानी दो अरिक्त समुच्च है ए और बी, और ए क्रॉस बी का जो भी उप समुच्च होगा, ए क्रॉस बी का जो भी उप समुच्च होगा वह एक संबंध कहलाएगा। चलिए इसे समझ लेते हैं। जैसे दो समुच्च है ए और बी, और आर क्या है जी, ए और बी का एक उप समुच्च है, तो ये क्या कहलाएगा, संबंध कहलाएगा। तो फ्रेंड मैंने यहाँ पे एक ज़बरदस्त एग्जाम्पल सेट किया हूँ, उसे समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर तीन रिलेशन सेट किया हूँ, R1, R2 और R3। अब चेक करते हैं क्या ये तीनों रिलेशन ए और बी में है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या निकाले, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, जैसे एक 4 से युग्म बनाएगा, फिर एक 5 से युग्म बनाएगा, और उसके बाद 2 फिर 4 से युग्म बनेगा, फिर 2 5 से युग्म बनाएगा, फिर 3 4 से युग्म बनाएगा, और फिर 3 किससे युग्म बनाएगा, 5 से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक संबंध, यहाँ पे एक संबंध R1 है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 1,4 इसमें है, 2,4 भी इसमें है, और 2,5 भी है इसमें है। तो ये जो R1 है ये उप समुच्च है ए क्रॉस बी का, ये R1 जो है उप समुच्च है ए क्रॉस बी का, इसलिए R1 एक क्या है जी, R1 एक संबंध है, ठीक है। R1 एक संबंध कब होगा, क्योंकि ये उप समुच्च है। अब देखिए 2,5 ढूंढिए, इसमें मिला कि नहीं मिला, 2,5, 1,5 है इसमें, है बिल्कुल है। 3,4 देखिए है, 3,4 भी है, और 3,5 ये भी है। तो आप देख सकते हैं R2 उप समुच्च है ए क्रॉस बी का, यानी कि R2 अगर उप समुच्च है ए क्रॉस बी का, तो R2 भी क्या होगा, संबंध होगा। अब देखिए फिर 1,4 तो बिल्कुल है। उसके बाद देख लेते हैं 3,4 ये भी है, 5,6 तो 5,6 इसमें नहीं है। तो ये जो R3 है ये उप समुच्च नहीं है ए क्रॉस बी का, R3 उप समुच्च नहीं है ए क्रॉस बी का, इसलिए R3 क्या होगा, एक संबंध नहीं है, एक संबंध नहीं है, एक संबंध नहीं है। तो ये अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। तो फ्रेंड अब हम लोग संबंध का प्रांत तथा परिसर कैसे निकालते हैं वो हम लोग जानेंगे। देखिए तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया हूँ, जैसे कि यहाँ पर एक समुच्च ए है जिसमें 2 अवयव a, b है, और एक समुच्च b है जिसमें 2 अवयव 1, 2 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग a क्रॉस b निकाल लेते हैं, a क्रॉस b। तो ये जो a अवयव है 1 से युग्म बनाएगा तो 1,1 होगा, और ये जो a अवयव है 2 से युग्म बनाएगा तो 1,2 होगा, फिर b अवयव 1 से युग्म बनाएगा तो b,1 होगा, ठीक है। और फिर b 2 से युग्म बनाएगा तो b,2 होगा। तो यहाँ पर हम लोग a क्रॉस b ज्ञात कर लिए। तो फ्रेंड a क्रॉस b के कर्मित युग्म के प्रथम घटक का जो अवयव होगा उसे क्या बोलेंगे, प्रांत, ठीक है। तो देखिए हम लोग प्रांत निकालने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी कर्मित युग्म है, तो इसका पहला घटक क्या है, a। उसके बाद ये तो a 2 बार लिख नहीं सकते, यहाँ पर b है, और फिर दोबारा b को नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग प्रांत निकाल लिए, यानी a क्रॉस b के कर्मित युग्म का प्रथम घटक का जो अवयव होगा उसे क्या बोलेंगे, प्रांत,
ठीक है, यहाँ पे ये प्रांत हो गया। और उसके बाद द्वितीय घटक को कर्मित युग्म के द्वितीय घटक को परिसर बोलते हैं। ठीक है, तो परिसर का होगा एक तो 2 बार लिख नहीं सकते, यहाँ पर देखिए 1 और 2 होगा। क्या होगा? 1 और 2। तो प्रांत और परिसर समझ में आया फ्रेंड, यानी कि कर्मित युग्म के प्रथम घटक को प्रांत बोलेंगे और उसके द्वितीय घटक को क्या बोलेंगे? परिसर बोलेंगे। तो फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, ताकि इस तरह के वीडियो का वो भी फ़ायदा उठा सकें। तो फ्रेंड